बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा लेक्चर पिछले लेक्चर की ही कंटिन्यूशन है। कुछ डेरिवेशंस हमने की थी, उसी को आगे हम बढ़ाते हैं और उसके कोई और एग्जांपल हमें सॉल्व करनी है। बिफोर गोइंग फर्दर, आई होप कि आप सब लोग जो हैं वो खैर खैरियत से होंगे और अपनी फैमिली और अपने इर्द गिर्द सब लोगों को की हिफाजत भी कर रहे होंगे और सब लोगों को एजुकेट भी कर रहे होंगे कि इस क्राइसिस से, इस मुश्किल से कैसे निकला जा सकता है। आई होप कि अब तक आप सबके जो जहनों में जिस तरह की भी कन्फ्यूजन थी अबाउट ऑनलाइन लेक्चरिंग के वेदर ये लेक्चरिंग होगी कि नहीं होगी और हमारे पास कोई और ऑल्टरनेट है या नहीं है, तो अब वो सारी कन्फ्यूजन्स और फ्रस्ट्रेशंस और चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी आप लोगों को। और इस क्लैरिटी के साथ आज हम जो है वो अपने लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मैंने आपके सीआर को भी कहा हुआ है, आप लोगों को दोबारा भी कह रहा हूँ कि आप लोगों को अगर लाइव लेक्चर चाहिए तो इंशाल्लाह वी कैन कंडक्ट दैट लाइव लेक्चर। इफ़ यू डोंट नीड लाइव लेक्चर, यू जस्ट ओके विद रिकॉर्डेड लेक्चर, तो हम इसको रिकॉर्डेड लेक्चर के तौर पर जिस तरह से चला रहे हैं वैसे ही चला सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को ऑनलाइन सेशन चाहिए क्वेश्चन आंसर्स के लिए, तो मैंने आप लोगों के सीआर से रिक्वेस्ट की हुई है कि आप लोगों से कोऑर्डिनेट करके मुझे बता दें। अगले वीक में हम कोई नया लेक्चर अपलोड नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप लोगों को लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन या कोई भी आपकी क्वेरीज़ हैं तो वो हम ज़रूर डिस्कस कर सकते हैं। और इस पूरे प्रोसेस में आपको कभी कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो यू हैव माई व्हाट्सएप नंबर, यू हैव माई email address, you have my mobile number, so you can always contact me, you can always text me or email me for that clarification or for any question. Okay, let's talk about लास्ट लेक्चर में जो हमें चीज़ डिराइव की थी उसी को आगे लेकर चलते हैं। हमारे पास एक फीडबैक सिस्टम था, ठीक है, और जिसको हम वेलोसिटी फीडबैक सिस्टम कहते हैं। क्यों वेलोसिटी फीडबैक सिस्टम कहते हैं? बिकॉज उसमें एक वेलोसिटी की टर्म मौजूद है जो कि वेलोसिटी फीडबैक हो रहा होता है, या एक चले मैं लेट मी ड्रॉ दैट डायग्राम अगेन। अगर आपके पास ये आर है, ये आपके पास एक और टर्म्स हैं। ओके, लेट मी ड्रॉ दिस ब्लॉक डायग्राम। ये यूनिटी फीडबैक हो गया आपके पास। यहाँ से एक और फीडबैक आ रहा है जो कि के ऑफ एच है, ठीक है। आज के दो कॉन्सेप्ट में आप लोगों को एक नए मतलब दो नए कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आप लोगों को यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा। इस फीडबैक को देखें, इसके बाद एक इंटीग्रेटर है। फर्स्ट करें कि इसकी आउटपुट y है, c है या y है, वट एवर इट इज़। उससे पहले ये क्या होगा, ये c डॉट होना चाहिए, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ दिस। बिकॉज इसको एक दफ़ा इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास ये जवाब आता है, ठीक है। अब ये c हो सकता है आपकी पोजीशन हो, ठीक है, पोजीशन। तो इसका मतलब है ये क्या होगी, ये p डॉट, मतलब पोजीशन को आप p से रिप्रेजेंट करो, चलो x से रिप्रेजेंट कर देते हैं हम इसको। अगर ये आपकी x है आउटपुट, तो ये क्या होगा, ये आपका x डॉट हो जाएगा। x डॉट वेलोसिटी होता है, x अगर पोजीशन है तो वो पोजीशन आपके पास x है तो उसका x डॉट लोगे तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा। तो क्या है जी, आपके पास यहाँ पे क्लियर कट इन्फॉर्मेशन है कि आपका यहाँ पे जो भी आप फीडबैक ले रहे हो वो आउटपुट का डेरिवेटिव है। इसी वजह से एक इंटीग्रेटर उसके दरमियान मौजूद है। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो इनर लूप में मौजूद है, दिस इज नोन एज द वेलोसिटी फीडबैक, ठीक है। इसको हम वेलोसिटी फीडबैक का नाम देते हैं। इस वेलोसिटी फीडबैक से क्या फ़ायदे होते हैं इसके ऊपर हम आगे जब कंट्रोलर डिज़ाइनिंग की तरफ आएंगे उसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। लेकिन फॉर द टाइम बिंग जस्ट टू नो लेट यू नो कि ये वेलोसिटी फीडबैक होती है एंड हाउ इट वर्क्स, आपके सामने यहाँ पे क्लैरिटी के साथ मौजूद है कि इसको हम वेलोसिटी फीडबैक क्यों कहते हैं। इसका c बाय आर जब हमने लास्ट टाइम निकाला था तो इसका c बाय आर बराबर था k ओवर जे एस स्क्वायर प्लस b प्लस k इंटू के एच डिवाइडेड बाय जे एस, ठीक है, प्लस k ओवर जे, ठीक है। ये आपके पास c बाय आर आ गया इस सिस्टम का।
इसको हमने कह दिया था, इसको हमने कहा था कि ये हमारा क्या होगा जी, ये हमारा दिस इज़ योर ओमेगा एन स्क्वायर, ठीक है। और ये वाली जो टर्म है ये हमारी टर्म किसके बराबर है, 2 ज़ीटा ओमेगा एन के, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो है वो ज़ीटा और ओमेगा एन की वैल्यू आई थी। तो अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि ओमेगा जो है वो बराबर हो जाएगा, ओमेगा एन इज़ इक्वल्स टू, ओमेगा एन जो है वो हमारे सिस्टम का बराबर हो जाएगा किसके जी, ओमेगा एन इज़ इक्वल्स टू के ओवर जे अंडर द रूट। और इसी तरह से अगर आप ज़ीटा की वैल्यू निकालें तो हमने ज़ीटा की वैल्यू निकाली थी बी प्लस के इंटू के एच ओवर 2 अंडर द रूट के जे, ठीक है। ये वैल्यू हमने जो है वो ज़ीटा की निकाल ली थी। सो दिस इज़ हाउ यू डील विद वेलोसिटी फीडबैक। ओके जी, तो अगर आप इस स्पेसिफिक रिलेशन को देखें ओमेगा एन और ज़ीटा, ओमेगा एन किसके बराबर है, के और जे के, और ज़ीटा इसी तरह से एक कांस्टेंट बी है, एक कांस्टेंट के एच है और एक के है, इसी तरह से एक कांस्टेंट जे भी है आपके पास, ठीक है। तो अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पे 4 डिफरेंट किस्म के वेरिएबल्स मौजूद हैं। अब अगर मैं बात करूँ, हम अपना कोई सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हैं, दिस फॉल इन द डिज़ाइनिंग ऑफ अ सिस्टम। अगर मैं कोई मोटर डिज़ाइन कर रहा हूँ तो मैं मोटर डिज़ाइन करके अपने सिस्टम के पैरामीटर्स, अब मैं चाहता हूँ कि मेरे सिस्टम की नेचुरल फ्रिक्वेंसी कुछ हो जो कि फ़र्ज़ करो कि आपके पास एक्स है, मैं चाहता हूँ मेरा ज़ीटा जो है उसकी वैल्यू लेट्स से वो वाई हो। तो नाउ आई हैव सर्टन वैल्यू, लेट्स से ज़ीटा जो है वो 0.7 है आपके पास, लेट्स से ज़ीटा जो है वो 0.5 है, वट एवर इट इज़। तो अब मैं ज़ीटा जो चाहता हूँ उसके मुताबिक मैं अपने बी और के एच के कोई कम्बिनेशंस ऐसे ट्राई कर सकता हूँ जो मुझे इंश्योर करेंगे कि ज़ीटा की वो वैल्यू मौजूद रहे। इसी तरह से ओमेगा एन की जो वैल्यू मैं चाहता हूँ वो भी मैं के और जे की मदद से अचीव कर सकता हूँ। तो ये वो पैरामीटर्स होंगे जो मैं जाके कन्वे करूँगा अपने मोटर डिज़ाइनर को, अपने मोटर बनाने वाले को, जो मैन्युफैक्चरर है, कि जी मुझे जो है वो ये के की वैल्यू चाहिए, मुझे ये जे की वैल्यू चाहिए वगैरह वगैरह। अब जाहिर है कि ये डायरेक्टली लिंक्ड है किसी हार्डवेयर के किसी ना किसी कंपोनेंट पे, किसी ना किसी मतलब जाहिर है कि उसकी जो मोटर वाइंडिंग है, उसकी जो शाफ्ट का साइज़ है, या शाफ्ट के अंदर जो भी आपने चीज़ें डालनी हैं, तो ये वो चीज़ें हो जाएंगी। तो दैट इज़ आई एम ट्राइंग टू डू इज़ आई एम सेंडिंग दिस इंफॉर्मेशन टू माई मैन्युफैक्चरर कि मुझे ये वाले पैरामीटर्स इंश्योर करने हैं। तो नाउ जो मैं चाहता हूँ अपने सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ या करेक्टरिस्टिक रखना, वो मुझे एज इट इज़ मिल रही है बाय जस्ट चेंजिंग दीज पैरामीटर्स। तो इसका मतलब है कि मैं अपने आप को, अपने सिस्टम को जो है वो डिज़ाइन कर रहा हूँ, और ये डिज़ाइनिंग किस तरह से हो रही है, ऑन द बेसिस ऑफ द कंट्रोल सिस्टम थ्योरी। कंट्रोल सिस्टम थ्योरी से हम इसको डिज़ाइन कर रहे हैं। इसी डिज़ाइनिंग की एग्जांपल मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ। एक सॉल्व एग्जांपल है, एग्जांपल 5.2। एग्जाम्पल 5.2 में बात है जी, चले मैं आपको रीड आउट कर देता हूँ। फॉर द सिस्टम शोन इन फिगर, मतलब यही वाली जो फिगर आपके पास है 5.13a, दिस इज़ योर फिगर 5.13, ठीक है, ये आपकी फिगर है 5.13। इस फिगर में आपके पास डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गेन के, हमने गेन के की वैल्यू निकालनी है एक, ठीक है जी। एंड वेलोसिटी फीडबैक कांस्टेंट, वेलोसिटी फीडबैक कांस्टेंट के एच है, दिस इज द वेलोसिटी फीडबैक कांस्टेंट जो कि के एच के साथ लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, कांस्टेंट के एच, सो दैट द मैक्सिमम ओवरशूट इन द यूनिट स्टेप रिस्पांस इज 0.2, ठीक है जी। मैक्सिमम ओवरशूट की बात हो रही है, मैक्सिमम ओवरशूट इज रिप्रेजेंटेड बाय एमपी जो के बराबर है 0.2 के, ठीक है, फॉर अ यूनिट स्टेप, माइंडेड दिस इज फॉर द यूनिट स्टेप रिस्पांस, एंड द पीक टाइम इज 1 सेकेंड, टीपी भी दे दिया गया है विच इज 1 सेकेंड। विद दीज वैल्यूज ऑफ के एंड के एच ऑब्टेन द राइज टाइम, जो भी के और के एच की वैल्यू आपने निकाल ली है उसके साथ, उसके बाद आपने क्या निकालना है, उसके बाद आपने उसका राइज टाइम भी निकालना है, और आपने उसका सेटलिंग टाइम भी निकालना है, ठीक है। मतलब सेटलिंग टाइम और राइज टाइम निकालना है बाय यूजिंग दीज वैल्यूज, ओके। उसके बाद लिखा हुआ है अज्यूम जे टू बी 1 एंड बी इज ऑल्सो 1, दिस इज गिवन टू यू कि जे भी आपके पास 1 है और बी भी आपके पास 1 है, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा बहुत बड़ी साइंस नहीं है। साइंस सिर्फ ये है कि यहाँ से आपने एक सी बाय आर निकाला, ठीक है, सी बाय आर निकाल के आपको पता चल गया कि मेरा जीटा क्या है और ओमेगा एन क्या है। माइंड इट
जो आपके पास ये जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, दो आपके पास जो वैल्यूज़ दी गई हैं, ये दो वैल्यूज़ आपको इसलिए दी गई हैं ताकि आप इसकी मदद से क्या निकाल सकें, आप इसमें ज़ीटा निकाल सकें और ओमेगा एन निकाल सकें। वंस यू हैव ज़ीटा एंड ओमेगा एन, अगर आपके पास ज़ीटा और ओमेगा एन आ जाता है, ठीक है, जो कि हमारे पास आ जाएगा क्योंकि वी हैव दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू, और इसके हमारे पास फार्मूले मौजूद हैं। ज़ीटा और ओमेगा एन हमारे पास आ जाएगा तो जाहिर है ज़ीटा और ओमेगा एन की वैल्यू हमारे पास मौजूद होगी, तो बी और जे तो ऑलरेडी गिवन है। के और के एच निकालने के लिए हमारे पास दो इक्वेशंस आ जाएंगी। जब हमारे पास वो दो इक्वेशंस मौजूद होंगी तो जाहिर है कि हम अपना ज़ीटा और ओमेगा एन की मदद से अपना गेन के और के एच निकाल सकेंगे। देखते हैं कैसे निकालते हैं। ओके, सबसे पहले जी हमारे पास मौजूद है जो इन्फॉर्मेशन, वो है ये है कि हमारे पास परसेंटेज दी गई है, हमारे पास पीक ओवरशूट दी गई है। पीक ओवरशूट आपको पता है निकालने का फार्मूला हमारे पास क्या था। पीक ओवरशूट निकालने का फार्मूला है हमारे पास ई रेस टू दी पावर माइनस ज़ीटा, ठीक है, ज़ीटा पाई ओवर 1 माइनस ज़ीटा स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक है, ये फार्मूले आपके पास मौजूद होते हैं, ये फार्मूले आपके पास पेपर में भी मौजूद होंगे, सो डोंट वरी, डोंट मेमोराइज दीज फार्मूलाज। ओके, आप में से किसी बच्चे ने एक क्वेश्चन पूछा था कि सर जो डेरिवेशन है वो जस्ट फॉर द सेक ऑफ डेरिवेशन है, क्या पेपर में हमें वो डेरिवेशंस करनी होंगी? तो प्लीज़, मैंने इतना टाइम लगा के इतनी मेहनत करके आप लोगों को समझाने की कोशिश की है कि हाउ यू प्रोसीड विद ऑल दिस स्टेप्स। तो एग्ज़ाम में डेरिवेशन आ सकती है, ठीक है, आ सकती है का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है आए, लेकिन ये आप लोगों ने ज़ाहिर है इसको बड़े अच्छे तरीके से लेके भी चले हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझा भी है। तो अगर आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि वो किस तरह से स्टेप्स करके आप आगे आते हैं। ये डेरिवेशंस कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप लोगों ने ज़ाहिर से ज़्यादा मुश्किल डेरिवेशंस की हुई हैं। ये डेरिवेशंस जो हैं वो सिंपल मैथ की डेफिनेशन है और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप खुद ब खुद प्रोसीड करती हैं। ये ऐसी डेरिवेशंस नहीं है कि आपको सारे स्टेप मेमोराइज करने हैं, आपको सिर्फ एक स्टेप से दूसरे स्टेप, मतलब स्टेप का स्टार्टिंग पता होना चाहिए, बाकी तो वो स्टेप बाय स्टेप खुद ब खुद आगे प्रोसीड करती है। रादर वो डेरिवेशन नहीं है, वो सिंप्लीफिकेशन है कि एक से आपने स्टेप ले लिया और उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करके आपने प्रॉपर डेफिनेशन अप्लाई की, तो आपके पास जो भी रिजल्ट आएगा दैट विल लीड्स यू टूवर्ड्स योर फाइनल रिजल्ट। हाँ, अगर सिर्फ कोई न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होगा तो उसमें फार्मूलाज आपके पास मौजूद होंगे। उसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि आप पहले फार्मूला डिराइव करें और उसके बाद आप जो है वो उस फार्मूले को यूज़ करें। अगर डेरिवेशन होगी तो फिर ज़ाहिर है कि फार्मूले आपने खुद ड्राइव करने होंगे, और अगर डेरिवेशन के बगैर कोई सवाल आता है किसी किस्म का तो उसमें ज़ाहिर है कि आपको फार्मूलाज मौजूद होंगे, फार्मूलाज को आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया जी? ओके, एम पी आपके पास आ गया, पीक ओवरशूट जो कि फार्मूले के हिसाब से मौजूद है आपके पास। नेक्स्ट स्टेप इज़, आपको ये पता है कि ये जो वैल्यू है दिस इज़ इक्वलेंट टू 0.2, ठीक है, 0.2 आपके पास ये आ गया। इसका नेचुरल लॉग दोनों साइड पे ले लें, नेचुरल लॉग इसका लोगे तो ये ई जो है वो से कैंसिल आउट हो जाएगा। 0.2 का नेचुरल लॉग होता है जी 1.61, ठीक है, यहाँ से ये चीज़ कैंसिल होगी तो यू विल लेफ्ट विद ज़ीटा पाई ओवर 1 माइनस ज़ीटा स्क्वायर अंडर द रूट, ये माइनस साइन आता है यहाँ पे जी, ठीक है, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास। इसको सॉल्व करोगे तो ज़ीटा आ जाएगा। इसको सॉल्व कैसे करेंगे जी? तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में बात करते हैं जी। ज़ीटा पाई आपके पास बराबर आ गया 1.16, ज़ीटा पाई इज इक्वल्स टू ज़ीटा पाई ओवर 1 माइनस ज़ीटा स्क्वायर अंडर द रूट इज इक्वल्स टू, दिस इज इक्वल्स टू 1.61, ठीक है, ये 1.61 के बराबर है। इसका आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे आप, ठीक है, जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज़ योर 1 माइनस ज़ीटा स्क्वायर अंडर द रूट, मल्टीप्लाई कर दिया आपने, ठीक है। उसके बाद इसको स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग क्यों कह रहे हैं? ताकि ये अंडर द रूट वाली टर्म ख़त्म हो जाए। जब आप इसको स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायरिंग बोथ साइड से क्या आ जाएगा आपके पास? आ जाएगा जी ज़ीटा स्क्वायर पाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1.61 का होल स्क्वायर और 1 माइनस ज़ीटा स्क्वायर का अंडर द रूट गायब हो जाएगा, ठीक है। नाउ यू हैव ऑल दिस इंफॉर्मेशन, आपके पास ज़ीटा स्क्वायर
पाई स्क्वायर 1.61 का स्क्वायर ओके, दूसरी साइड पे आ जाएगा आपके पास 1.61 का स्क्वायर माइनस 1.61 जीटा होल स्क्वायर। ठीक है, तो जीटा वाली टर्म्स को कंबाइन कर लें तो जीटा स्क्वायर कॉमन आ गया आपके पास, पी स्क्वायर माइनस 1.61, ठीक है, का स्क्वायर, इसका स्क्वायर आपके पास मौजूद है, ठीक है, इक्वल्स टू 1.61 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको अब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या जवाब आ जाएगा, जीटा स्क्वायर का कोई जवाब आ जाएगा। ठीक है, जीटा स्क्वायर आपके पास 1.61 होल स्क्वायर पाई स्क्वायर माइनस 1.61 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो कैलकुलेटर की मदद से, तो यहाँ से जीटा स्क्वायर का जवाब आ जाएगा। फिर आपके पास जो जीटा होगा वो जो भी चीज़ है, जो भी जवाब आएगा उसका स्क्वायर रूट ले लोगे तो जीटा अंडर द रूट करोगे तो जीटा का वैल्यू आ जाएगी। आपको ये पता है कि जब भी आप अंडर द रूट करते हो तो आपके पास प्लस माइनस में जवाब आता है, लेकिन जीटा जो है वो हम नेगेटिव नहीं ले रहे, हम पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हैं, तो आपके पास जीटा का एक ही जवाब आएगा और जो कि पॉजिटिव होगा, विच इज़ कमिंग आउट टू बी 0.456। ठीक है, आई लीव दिस मतलब सिंपल कैलकुलेटर में जो आपने कैलकुलेशन करनी है आप वो कर लोगे तो आपको ये जवाब आ जाएगा। अब आपके पास जीटा आ गया है, ठीक है, जीटा यू हैव ऑलरेडी गॉट द वैल्यू ऑफ जीटा। ठीक है, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट आपके पास जो इन्फॉर्मेशन मौजूद थी वो थी पीक टाइम जो है वो 1 सेकेंड के बराबर है, एंड यू ऑल्सो नो दैट पीक टाइम इज गिवन बाय पाई बाय ओमेगा डी, एंड ओमेगा डी आपको पता है किसके बराबर होता है, ओमेगा डी किसके बराबर होता है जी, ओमेगा डी बराबर होता है ओमेगा एन अंडर द रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ठीक है, जीटा स्क्वायर की ऑलरेडी आपके पास वैल्यू मौजूद है, ये 1 के बराबर है, तो इसका मतलब है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप, ओमेगा एन 1 माइनस जीटा स्क्वायर अंडर द रूट, ठीक है, ये 1 है, इज इक्वल्स टू पाई। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास ओमेगा एन की वैल्यू आ जाएगी, ओमेगा एन विल बी सिंपली इक्वल्स टू व्हाट, ओमेगा एन विल बी सिंपली इक्वल्स टू 1 माइनस जीटा स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक है, 1 सेकेंड मौजूद था, 1 सेकेंड था, ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके इधर आ गया। चलें, आपकी आसानी के लिए मैं यहाँ से ये वाली टर्म को इरेज कर देता हूँ, तो अब आपके पास ये वाली टर्म जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर आ जाएगी, इसके पाई के बराबर है, 1 इज इक्वल्स टू पाई, तो यहाँ से आपके पास ओमेगा एन की वैल्यू आ गई, ओमेगा एन इज इक्वल्स टू पाई बाय 1 माइनस जीटा स्क्वायर। तो यहाँ से जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, जब आप इसका रिजल्ट निकालोगे, तो आपके पास जो है वो ओमेगा एन का आंसर आ जाएगा 3.53। ठीक है जी, 3.53 आपका ओमेगा एन आ गया, ओमेगा एन भी आपके पास आ गया और आपके पास जीटा भी आ गया। ठीक है, नाउ यू हैव ओमेगा एन एंड जीटा, लेकिन अगर आपको शुरू में याद हो तो ये ओमेगा एन आया हमारे पास, ये हमारे पास जीटा आया, हमारे पास जो ओमेगा एन और जीटा मौजूद है, लेकिन जब हमने कैलकुलेशन करके जो शुरू में डेरिवेशन हमारी मौजूद थी, हमें ये पता है कि ओमेगा एन स्क्वायर किसके बराबर था जी, अगर आपको याद हो तो हमारा ओमेगा एन स्क्वायर जो है वो बराबर था, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो बराबर था जी के ओवर जे के। ठीक है, ओमेगा एन स्क्वायर जो है वो के ओवर जे के बराबर था, और जीटा की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद थी जो कि किसके बराबर थी, जीटा की वैल्यू जो थी वो बराबर थी जी बी ओवर, वो बराबर थी बी प्लस के एच, बी प्लस के एच होल डिवाइडेड बाय 2 अंडर द रूट के जे। ठीक है, जीटा हमारे पास ये था, ओमेगा एन हमारे पास ये था, तो अब जो हमने वैल्यू निकाली है, हमारे पास ओमेगा एन की वैल्यू 3.53 है और जीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है जी, जीटा की वैल्यू हमारे पास 0.456 है। ठीक है, नाउ वी हैव जीटा, वी हैव ओमेगा, लेकिन ओमेगा जो है वो के और जे के बराबर है, जे हमारे पास ऑलरेडी 1 है। ठीक है, तो उसकी जगह हम 1 पुट कर सकते हैं, जे भी 1 था हमारे पास और बी भी 1 था हमारे पास, जे भी 1 है और बी भी 1 है और ये भी 1 करके आपके पास ख़त्म हो गया यहाँ से टर्म। तो अब आप देख लो, आपके पास 2 इक्वेशंस हैं, 2 अननोन वेरिएबल्स हैं, के और के एच अननोन है। ठीक है, यहाँ से आपके पास के की वैल्यू क्या आ गई, के की वैल्यू आपके पास आ गई ओमेगा एन स्क्वायर,
तो यहाँ पे जहाँ पे भी k मौजूद है वहाँ पे आप ओमेगा n स्क्वायर की वैल्यू पुट करोगे, यहाँ पे भी ओमेगा n स्क्वायर अंडर द रूट हो जाएगा तो ओमेगा n रह जाएगा। तो यहाँ से आपके पास सिंपली किसकी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर आपके पास सिंपली के एच की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसको सिर्फ सॉल्व करना है और आपके पास के एच आ जाएगा। लेट मी डू इट फॉर यू। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को सब सॉल्व करोगे तो आपके पास k की वैल्यू आ गई आपके पास, k इज इक्वल्स टू जे ओमेगा एन स्क्वायर। ओमेगा एन स्क्वायर आपके पास मौजूद है, j आपके पास 1 है, ओमेगा एन स्क्वायर की वैल्यू आपके पास मौजूद है, तो k की वैल्यू आ गई आपके पास 12.5 न्यूटन मीटर। और इसी तरह से के एच अगर आपने निकालना है तो के एच की वैल्यू इस वाली इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके आप के एच की वैल्यू निकाल सकते हो। तो के एच की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2 अंडर द रूट k इंटू जे इंटू जीटा माइनस बी ओवर के। इसके अंदर बाकी सारे कांस्टेंट्स की वैल्यू पुट कर दोगे तो आपके पास के एच की वैल्यू आ गई 1.78। ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ के एंड के एच। इसी तरह से अगर आपने राइज टाइम निकालना है तो राइज टाइम में आपके पास जीटा और ओमेगा एन मौजूद है, जो हमने पिछली एग्जांपल में सॉल्व किया था डी आर निकालने के लिए। अगर आपके पास जीटा और ओमेगा एन हो तो आप राइज टाइम कैसे निकालते हो। इसी तरह से सेटलिंग टाइम 4 जीटा ओमेगा एन, जीटा और ओमेगा एन आपके पास मौजूद है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो सेटलिंग टाइम आ जाएगा। राइज टाइम अगर आपको याद हो तो हमने निकाला था पाई माइनस बीटा ओवर ओमेगा डी। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो है वो जीटा और ओमेगा हो गई कि हम अपने किसी भी सिस्टम के बारे में, हम किसी भी सिस्टम की को डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं। यानी कि ये क्या है, दिस इज़ नोन एज द डिज़ाइनिंग ऑफ अ सिस्टम बाय यूजिंग योर ओन पैरामीटर्स। ठीक है, कंट्रोल सिस्टम को हम यूज़ कर रहे हैं अपने सिस्टम को डिज़ाइन करने के लिए। माइंडेड अभी हमने कंट्रोल के बारे में बात नहीं की। कंट्रोल और डिज़ाइनिंग अ सिस्टम में क्या फ़र्क है। कंट्रोल का मतलब ये होता है कि आपका एक ऑलरेडी डिज़ाइन सिस्टम है जिसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए आप अपने सिस्टम को का रिस्पांस निकाल, अपने सिस्टम का जो आपका रिस्पांस है वो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं है, तो उस रिस्पांस को ठीक करने के लिए जो चीज़ आप यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं कंट्रोलर। अभी जो इस एग्जांपल में हमने किया है उस एग्जांपल में हमारे पास हम अपना सिस्टम खुद बना रहे थे। वी वर इन द डिज़ाइनिंग फेज ऑफ आवर सिस्टम, और हम इंश्योर कर रहे हैं कि हमारे सिस्टम की अगर जीटा और ओमेगा ये होगा तो आपने देखा कि वो रिलेट हो रहा था किससे, पीक वैल्यू से। फिर उसी तरह से उसमें पीक टाइम कितना उसको लग रहा है, तो उसको इस्तेमाल करके हमने क्या किया था, हमने अपने सिस्टम के जीटा और ओमेगा एन को डिज़ाइन किया। और वो जीटा और ओमेगा एन जब हमने डिज़ाइन कर लिए तो हमने उसको क्या किया, हमने उसको डिज़ाइन कर लेने के बाद हमारे जो है डिज़ायर पैरामीटर्स जो है वो हमें अचीव हो गए। और जो हमने जीटा और ओमेगा एन डिज़ाइन किया वो डायरेक्टली हमने किस में यूज़ किया, वो डायरेक्टली हमने यूज़ किया ताकि हमारे पास जो हमारे कांस्टेंट्स हैं, जो वेरिएबल्स हैं, उनको हम इस्तेमाल करके क्या गेन रखें, क्या उसका इलेक्ट्रॉनिक्स या उसकी सर्किट जो है वो किस तरह से बनाएं। ये गेन्स जो हैं वो नॉर्मली ओपैम बेस्ड होते हैं, या आपके जो हैं वो माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू भी आप इन गेन्स को वेरी कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो ये आपके इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आ सकते हैं और आपके माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड एम्बेडेड सिस्टम की तरफ चली जाती है बात। ओके, विद दिस वी हैव फाउंड द ट्रांजिएंट रिस्पांस, और उस ट्रांजिएंट रिस्पांस को हमने देख लिया कि हम उसको इफेक्टिवली कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ट्रांजिएंट रिस्पांस के बारे में हमने काफ़ी डिटेल में बात कर ली। अब इसमें एक चीज़ है कि हमने बात की फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम और हमने बात की सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। ठीक है, अब बात यह है कि आपका जो भी सिस्टम होगा वो फर्स्ट ऑर्डर या सेकेंड ऑर्डर अगर है तो उसके लिए तो ठीक है, लेकिन अगर कोई हायर ऑर्डर का सिस्टम होगा तो तब क्या प्रॉब्लम होगी, तब हम इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे। तो उसके लिए एक टर्म यूज़ की जाती है जिसको डोमिनेंट क्लोज लूप पोल का नाम दिया जाता है, डोमिनेंट पोल्स का नाम दिया जाता है। तो डोमिनेंट क्लोज लूप पोल्स या डोमिनेंट पोल्स क्या होते हैं उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन जो बात है, जो क्लैरिटी है वो ये है कि जो डोमिनेंट क्लोज लूप पोल होते हैं, दीज आर एक्चुअली द मेन पोल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आवर सिस्टम। हमारे सिस्टम की जो भी कैरेक्टरिस्टिक होगी वो इन डोमिनेंट पोल्स से
से इफ़ेक्ट हो रही होती है। तो यानी कि बात यही है कि अगर हम इन डोमिनेंट पोल्स को जो है वो सेटल डाउन कर लें, उनको अपने मर्ज़ी के मुताबिक प्लेस कर दें और वो अपनी हमारी मर्ज़ी के मुताबिक रिस्पांस दे रहे हों, तो बाकी बेशक हायर ऑर्डर सिस्टम क्यों ना हो, वो मोर और लेस आपका सेकंड ऑर्डर सिस्टम के तौर पे बिहेव करता है। ठीक है, कैसे करते हैं वो हम बाद में बात करेंगे इसके ऊपर। अच्छा, अब एक और चीज़ है जिसको हम कहते हैं अपने सिस्टम की स्टेबिलिटी निकालना। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ अवर सिस्टम। हम अपने किसी सिस्टम की स्टेबिलिटी कैसे मालूम कर सकते हैं कि हमारा सिस्टम जो है वो स्टेबल है या नहीं है। ठीक है, वो कैसे पता चलती है? आपको ये पता है कि एस प्लेन होता है एक, ठीक है, हमने पहले भी शायद बात की भी है इस पर। ये रियल पार्ट होता है और ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, इसको हम जे ओमेगा कहते हैं, यानी कि ये जे ओमेगा वाली टर्म्स आती हैं और ये आपके पास सिग्मा होता है। ठीक है, इसके ऊपर हमने ऑलरेडी बात की हुई है। अब जो भी आपके पोल्स होते हैं वो पोल्स और ज़ीरोज़ हमने डिटेल में बात की थी कि हमारे सिस्टम में कुछ पोल्स होते हैं, कुछ ज़ीरोज़ होते हैं। ज़ीरोज़ क्या होते हैं? जो हमारे न्यूमरेटर के रूट्स होते हैं वो ज़ीरोज़ होते हैं और जो हमारे डिनोमिनेटर के रूट्स होते हैं वो हमारे पोल्स होते हैं। अगर आपके सिस्टम के पोल्स जो हैं वो सारे के सारे लेफ्ट हैंड साइड पर हों तो आपका सिस्टम जो है वो स्टेबल कहलाता है। ठीक है, स्टेबल सिस्टम। और अगर वो राइट हैंड साइड पे कोई एक पे पोल भी मौजूद हो, ठीक है, कोई भी पोल आपके राइट हैंड साइड पे आ जाए, बेशक एक पोल हो, बेशक वो रियल पे हो या कहीं पर भी लाई करता हो, तो वो सिस्टम जो है वो अनस्टेबल कहलाता है। ठीक है, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि जी अगर आपने किसी भी सिस्टम की स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी मालूम करनी है तो क्या मतलब है? पहले आप जो है वो सिस्टम का रूट्स निकालेंगे, उस सिस्टम के रूट्स निकाल के आपको पता चलेगा कि आपका सिस्टम जो है वो स्टेबल है या नहीं है। तो ऐसी बात नहीं है, हम इसके बगैर भी मालूम कर सकते हैं। उसके लिए जो है वो राउथ स्टेबिलिटी क्राइटेरिया यूज़ किया जाता है, राउथ हावर्ड स्टेबिलिटी क्राइटेरिया भी कहा जाता है उसको, RH स्टेबिलिटी क्राइटेरिया या राउथ स्टेबिलिटी क्राइटेरिया, दोनों यूज़ किए जाते हैं, दोनों नाम यूज़ किए जाते हैं। वो स्टेबिलिटी क्राइटेरिया है क्या, उसके ऊपर जो चीज़ें मौजूद हैं वो मैं आपको यहाँ पे क्लियरली जो है वो एक्सप्लेन करता हूँ विद सम एग्जांपल्स। कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे, कुछ स्पेशल केसेस भी आएंगे, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि राउथ स्टेबिलिटी क्राइटेरिया है क्या। राउथ स्टेबिलिटी क्राइटेरिया है, अगर सबसे पहले तो आप निकालेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है जी? कैरेक्टरिस्ट आपके पास कोई भी C/R है, ठीक है, उससे आपके पास जो है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मौजूद है। ठीक है, इसमें अगर आपके पास जो डिनोमिनेटर है, जो भी आपके पास सिस्टम का डिनोमिनेटर है, इस डिनोमिनेटर को, चले मैं इसको पहले जनरल फॉर्म में आप लोगों से बात कर लूँ, जो कि आप लोगों से पहले भी बात हुई है जनरल फॉर्म की भी। तो जनरल फॉर्म आपके पास C/R क्या होती है? C/R जनरल फॉर्म में लिखा जाता है B0, ठीक है, S to the power m प्लस B1 SM-1, ठीक है, प्लस so on till you have Bm-1 S, ठीक है, प्लस Bm विदाउट एनी S, ठीक है, डिवाइडेड बाय A0 S to the power 1 n ले लें प्लस A1 S to the power n-1 प्लस A(n-1) S प्लस AN, ठीक है। और आपको पता है ये बराबर किसके होता है? न्यूमरेटर को हम नॉर्मली B से रिप्रेजेंट करते हैं और डिनोमिनेटर को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। दिस शोज द nth ऑर्डर सिस्टम, ठीक है। और हमें ये पता है कि हमारा जो डिनोमिनेटर है उस मतलब n शुड बी ग्रेटर देन m, ठीक है, तभी हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन या प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन की बात करते हैं, ठीक है। डिनोमिनेटर बड़ा होता है और न्यूमरेटर की पावर छोटी होती है। अच्छा, इसमें से ये वाली जो टर्म है, जो आपके पास डिनोमिनेटर की टर्म है, इस डिनोमिनेटर को अगर आप इक्वेट कर दें ज़ीरो के, ठीक है, तो ये जो चीज़ कहलाती है, ये जो टर्म कहलाती है, इसको हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहते हैं। माइंडेड, जो भी आपके सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक है वो मेनली जो है वो आपके पोल्स से डिफाइन होती है, ठीक है। कैसे होती है वो हम बाद में जाके बात करेंगे, लेकिन हम जो है वो अपने सिस्टम की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो इस पोल से रिलेट करते हैं, पोल्स के हिसाब से चलते हैं, ठीक है। राउथ स्टेबिलिटी क्राइटेरिया क्या कहता है आपके पास कि जो भी आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, उस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को आप लिख लें,
ठीक है, मैं एक एग्जांपल आपकी सॉल्व कर रहा हूँ। वो एग्जांपल है जी आपके पास, फॉर एग्जांपल आपने अपने किसी भी सिस्टम की स्टेबिलिटी निकालनी है। एक एग्जांपल है जी, सॉल्व एग्जांपल कर रहा हूँ 5.5.13 एस टू द पावर 4, ठीक है, ये करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख रहा हूँ, प्लस 2x³ प्लस 3s² प्लस 4s प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा सी अटेंशन पे कीजिएगा, मैं स्लोली ही बात करूँगा, लेकिन प्लीज़ आई नीड योर अटेंशन। सबसे पहले हमने इसका क्या लिखना है, सबसे पहले हमने इसका एक राउथ टेबल लिखना है। ठीक है, राउथ टेबल लिखना है। कैसे लिखना है, वो कैसे लिखा जाता है उसको देख लें। जो भी आपकी मैक्सिमम पावर इस्तेमाल हो रही है वो लिखें आप, फिर उससे कम पावर जो इस्तेमाल हो रही है वो लिखें, फिर उससे जो कम पावर इस्तेमाल हो रही है वो लिखें, फिर उससे जो कम पावर इस्तेमाल हो रही है वो लिखें, और टिल यू गो टिल द लास्ट पावर विच इज़ 0, एस टू द पावर 0 तक जाएंगे हम। ठीक है, अब हमने मतलब ये हमने लिख लिए हैं सारे। ठीक है, अब हम इनकी वैल्यूज़ या इनकी रोज़ कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ये रोज़ ये हैं और कॉलम ये एंट्रीज ये हैं। ठीक है, ये हम रोज़ फिल करने लगे हैं। कैसे फिल करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ द मैक्सिमम पावर, ठीक है, जो भी कोफिशिएंट है 1 है यहाँ पर, तो मैंने 1 लिख दिया। फिर कोफिशिएंट ऑफ द नेक्स्ट पावर, ठीक है, अगर वो पावर एग्जिस्ट नहीं करती तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा, उसका कोफिशिएंट 0 कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे s³ की टर्म मौजूद ना होती, दैट इज लेट मी पुट दिस वे। ठीक है, अब आपके पास जो है वो s³ की टर्म अगर मौजूद नहीं है तो अब क्या है, इसका कोफिशिएंट 0 है, s² का कोफिशिएंट फिर 3 है। ठीक है, तो यू कैन नॉट स्किप इट कि s4 पहले लिखें और फिर s² का कोफिशिएंट लिखते हैं, दैट विल बी रॉन्ग। ओके, s4 का कोफिशिएंट 1, s³ का कोफिशिएंट 2, उसके बाद जो नेक्स्ट कोफिशिएंट है वो 3। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो पावर का कोफिशिएंट है वो 4 है, उसके बाद जो नेक्स्ट पावर दैट इज 0 उसका कोफिशिएंट 5 है, और यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो वो 0 है। ठीक है, दिस इज हाउ you राइट योर टेबल। माइंडेड वी हैव रिटन 2 रोज ऑफ दिस राउट्स टेबल। हमेशा आपके पास 2 रोज ही आएंगी, बेशक वो कितनी मर्जी पावर का कोई सिस्टम हो, बेशक कितनी मर्जी पावर मौजूद हो, वो आपके पास 2 ही आएंगी। वो जो 2 आ गई हैं, अब आपके पास 2 रोज आ गई हैं, अब हमने लिखनी है बाकी 3 रोज हमने लिखनी है। बाकी 3 रोज कैसे लिखी जाती हैं उसके बारे में बात करते हैं जी। बाकी 3 रोज जो है वो लिखने का क्या तरीका होता है। तो बाकी 3 रोज लिखी जाती हैं, ओके, बाकी 3 रोज लिखी जाती हैं। यू मल्टीप्लाई फर्स्ट, ये आपकी फर्स्ट जो आपका कॉलम है, उस फर्स्ट कॉलम की टर्म्स आपने आपस में मल्टीप्लाई करनी होती हैं। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं उसको गौर से देख लीजिए। इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और इसमें एक नेगेटिव साइन लगाना है। ठीक है, और फिर जो भी टर्म आएगी उसको इससे डिवाइड करना है। ठीक है, लेट मी राइट इट विद रेड मार्कर ताकि आपको जो है वो नज़र आए ज़्यादा बेहतर तरीके से। ओके, क्या कह रहा हूँ मैं आपको, मैं दोबारा से बताने लगा। दिस एलिमेंट जो कि आपके पास फर्स्ट कॉलम की सेकेंड रो है, उस सेकेंड रो को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है आपने। मल्टीप्लाई दिस विद दिस, ठीक है। उसके बाद आपने जो सेकेंड कॉलम की ये वाली वैल्यू है इसको इससे मल्टीप्लाई करना है विद अ नेगेटिव साइन। ठीक है, माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके ये करना है और फिर इससे डिवाइड करना है। लेट मी राइट, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है आपने। ठीक है, उसके बाद -4 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि यहाँ पे जो भी अगर साइन यहाँ पे नेगेटिव होगा तो ज़ाहिर है -4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे और माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे। दैट्स हाउ यू डू दिस, डिवाइडेड बाय दिस टर्म। ठीक है, ये बेसिकली उसी तरह का चीज़ है जो आप डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं। कोफिशिएंट जो डिटर्मिनेंट्स में आप इस्तेमाल करते हैं कि जो डिटर्मिनेंट ओपन करना होता है तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, दरम्यान में माइनस साइन होता है और उससे बाहर उसका डिटर्मिनेंट जो भी आपने निकाला होता है वो होता है। तो बस उसी तरह की चीज़ है, डिटर्मिनेंट आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ 2/2 मैट्रिक्स, एक 2/2 के मैट्रिक्स को अगर आप डिटर्मिनेंट निकालते हो तो वो भी कुछ इसी तरह से निकाला जाता है। ठीक।
ओके जी। आ, पिछ उसी लेक्चर की कंटिन्यूटी में मुझे दोबारा से आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं अपनी तरफ से तो आपको सारी चीज़ें बताता जा रहा था, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि जो वीडियो है, जो रिकॉर्डिंग है, वो खुद ब खुद ही क्या हुई हुई है, पॉज हुई हुई है। तो अब मैं अपनी तरफ से लेक्चर कंक्लूड करके जब मैंने देखा तो मुझे पता चला कि आगे तो चीज़ कोई रिकॉर्ड ही नहीं हुई हुई। तो let me restart from where I was doing it। जो मैं इसी एग्जाम्पल को दोबारा से रीस्टार्ट कर रहा हूँ, तो सॉरी फॉर द रिपीटेशन, बट दिस हैपन्स। ऐसा होता है ऑनलाइन लेक्चरिंग में। जिस तरह से आप लोगों के साथ भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे होंगे, तो हम लोगों को भी इसी तरह से यही प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ते हैं। लेकिन एनीवे, लेट मी डू इट अगेन। मैं दोबारा से उसी एग्जांपल को दोबारा से आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, तो मैंने दोबारा लिख ली है वो प्रॉब्लम। थोड़ा सा चीज़ रिपीट हो जाएगी, लेकिन इट्स ओके। ओके, ये हमने राउट स्टेबिलिटी की एक टर्म लिखी। इस टर्म मतलब जो हमने टू लाइंस लिख ली, 2 रोज लिख ली, वो आपको पता है कि हाउ कैन वी राइट दीज 2 रोज। नाउ आई नीड टू राइट रेस्ट ऑफ द 3 रोज। ठीक है, उन 3 रोज को मैंने दोबारा लिखना है, तो वो मैं कैसे लिखूँगा? लेट मी राइट इट अगेन। तो बेसिकली क्या है, अभी जिस तरह थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों ने थोड़ी देर पहले जो रिकॉर्डिंग में देखा होगा, जब तक यहाँ तक रिकॉर्डिंग थी। ओके, यू नीड टू मल्टीप्लाई दिस विथ 3। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करना है विद अ नेगेटिव साइन। ठीक है, तो और फिर कैसे डिवाइड करना है, फिर इसको इससे डिवाइड करना है। दिस इज सेम लाइक यू डू विथ 2/2 मैट्रिक्स। जब आपने 2/2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना होता है, तो 2/2 का मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आप इसी तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, फिर आप उसको आपस में डिवाइड करते हो, जो भी है। ये बिल्कुल उसी तरह की चीज़ है, लेकिन अगर आपको नहीं भी याद तो डजंट मेक एनी डिफरेंस। जस्ट यू नीड टू रिमेंबर कि आपने नीचे वाली जो सेकंड वाली वैल्यू है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है विद अ नेगेटिव साइन, और इससे डिवाइड करना है। ठीक है, जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे और जो रिजल्ट आपके पास आएगा वो देख लें क्या आता है। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज 6। ठीक है, माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई दिस 2। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6 माइनस 4 इट्स 2 डिवाइडेड बाई 2 इज 1। ठीक हो गया। नाउ द थिंग इज कि आपने क्या करना है, आपने क्या लिखना है, आपने अगले कॉलम की एंट्री लिखनी है। ये फर्स्ट कॉलम था थर्ड रो के सेकंड कॉलम की एंट्री लिखनी है। तो आपने देखना है कि यहाँ पर एक और कॉलम मौजूद होना चाहिए, यानी कि जब आपने सेकंड कॉलम लिखना है तो उससे ऊपर थर्ड कॉलम का होना ज़रूरी है, उसी से बनेगा। अगर थर्ड कॉलम में एंट्री मौजूद नहीं है तो ज़ाहिर है यू कैन जस्ट स्किप दैट स्टेप। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर आपके पास ये वाली जो मैं बात कर रहा हूँ, ऊपर 2 देखें तो आपके पास दोनों ऊपर की दोनों रोज़ में एक थर्ड कॉलम एंट्री मौजूद है, तो मैं इसका मतलब है सेकंड कॉलम एंट्री लिख सकता हूँ। तो सेकंड कॉलम एंट्री लिखने के लिए यू नीड टू अडॉप्ट द सेम वे। वो सेम वे क्या है, दिस टर्म मतलब सेकंड वाले कॉलम को आपने हाइड कर दिया, यू डोंट नीड दैट कॉलम नाउ, यू नीड द फर्स्ट कॉलम एंड द थर्ड कॉलम। फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम को उसी तरह से आपने ऑपरेट करना है जैसे आपने पहले किया था। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 10, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस इस वाली टर्म को इससे मल्टीप्लाई करना है, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 होल डिवाइडेड बाय द सेम दिस टर्म। ठीक है, तो ये जवाब आ गया आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 10 डिवाइडेड बाय, ये 0 हो जाएगा जाहिर है, 10 डिवाइडेड बाय 2 इज अगेन 5। सो आपके पास 5 आ गया। ठीक हो गया जी, दिस इज योर फर्स्ट एंट्री। ठीक है, इसको अगर आप अपनी आसानी के लिए, चले मेरे ख्याल है विजिबल ही है, लेकिन अगर आप अपनी आसानी के लिए बाकी रेस करके सिर्फ ये लिख लें तो ज़ाहिर है कि आपको कन्फ्यूजन और कम हो जाएगी। एनीवे, नाउ यू नीड टू राइट दिस कॉलम एंट्री, मतलब फोर्थ रो के फर्स्ट कॉलम की एंट्री लिखनी है। तो तरीकाकार क्या होगा, अब आपकी फर्स्ट रो जो है वो गायब हो गई, यू आर जस्ट लेफ्ट विद द सेकंड एंड द थर्ड रो। थर्ड एंड सेकंड रो को आपने उसी तरह से मल्टीप्लाई करना है। किस तरह मल्टीप्लाई करना है जी, वो देख लें। अब आपके पास 2 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है।
इधर भी ज़ीरो ही लिखा हुआ है, लेकिन ज़ीरो लिखो ना लिखो डजंट मेक एनी डिफरेंस फॉर दिस स्पेसिफिक केस, क्योंकि ताकि वो ज़ीरो ऊपर भी ज़ीरो और नीचे भी ज़ीरो हो तो वो आपस में ख़त्म हो जाएंगे या उसमें आपका कोई इम्पैक्ट नहीं रहेगा। एनीवे, नाउ यू नीड टू मल्टीप्लाई दिस विद 4। ठीक है, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया विद अ नेगेटिव साइन। ठीक है, और डिवाइड किससे करना है? अब आपने डिवाइड आपने इसको इससे करना है। ठीक हो गया, तो क्या बना जी? 1 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 2 होल डिवाइडेड बाय 1। तो ये क्या आ गया? 4 माइनस 10 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा जी? -6। ओके, नेक्स्ट एंट्री आपने यहाँ पर लिखनी है, ये एंट्री लिखनी है। तो दिस इज, ये कौन सी है जी? सेकंड कॉलम की एंट्री। सेकंड कॉलम की एंट्री के लिए आपको क्या चाहिए? आपको उसके ऊपर की जो 2 रोज हैं उसमें थर्ड कॉलम में नॉन ज़ीरो वैल्यू चाहिए। अगर आप देखें तो ये भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है। ठीक है, मतलब थर्ड कॉलम की अगर मैं बात करूँ, ये तो सेकंड कॉलम है ना, ये थर्ड कॉलम है, तो थर्ड कॉलम में यहाँ पे भी ज़ीरो है, इसके थर्ड कॉलम में भी ज़ीरो है। तो इसका मतलब है कि ये वाली एंट्री नहीं लिखी जाएगी, ज़रूरत नहीं है इस एंट्री को। वैसे भी आपकी ये जो एंट्रीज़ हैं आहिस्ता आहिस्ता एलिमिनेट होती जाएंगी, ख़त्म होती जाएंगी। ओके, नाउ वी नीड टू राइट व्हाट? वी नीड टू राइट द लास्ट रो। ठीक है, लास्ट रो के लिए आपने एक और रो को ख़त्म कर दें। रो ख़त्म हो गई तो अब आपके पास क्या रह गया? अब आपके पास जो है वो ये थर्ड और फोर्थ रो से आपने फिफ्थ रो बनानी है अपनी। वही कॉलम, पहला कॉलम एंट्री करना है आपने। तो क्या होगा? दिस मल्टीप्लाई बाय -6 मल्टीप्लाई बाय 5, दिस मल्टीप्लाई बाय 1 विद अ नेगेटिव साइन। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया? आपके पास आ गया जी -6 ने 5 से मल्टीप्लाई होने, -6 इज मल्टीप्लाई बाय 5। ये डॉट जो है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए, नॉट पॉइंट। -1.0 होल डिवाइडेड बाय दिस -6। ठीक है, इससे डिवाइड करना है आपने। तो आपके पास जवाब आ गया कि क्या आ गया जी? माइनस माइनस कैंसिल हो, ये ज़ीरो हो गया, ये माइनस और माइनस कैंसिल हो गए, तो आपके पास सिर्फ 5 रह गया। ठीक है, नाउ हमने इसको देखना है, हमने इसको चेक करना है कि हमारे पास जो वैल्यूज़ आई हैं वो क्या हैं। तो जब ये अब आपका राउथ टेबल तैयार हो गया है, अब वंस यू हैव दिस राउथ टेबल विद यू, आपका ये राउथ टेबल तैयार हो जाता है, तो अब आपके पास जो है अगला स्टेप है आपने इनके कॉलम्स चेक करने हैं। आपने इसका पहला कॉलम चेक करना है, फॉरगेट अबाउट अदर कॉलम्स, ओनली यू नीड टू गो थ्रू विद द फर्स्ट कॉलम। Just to make my point clear to you all, I'm just erasing all this and just writing जो मेरे पास फाइनल रिजल्ट आए थे, मैं वो सिर्फ वो लिख रहा हूँ जी। ओके, लेट मी राइट erase everything। ओके जी, क्या था जी हमारे पास? पहले 1 था, फिर 3 था, पहले 1 था, फिर 3 था, फिर सॉरी 3 नहीं था, 2 था जी। यहाँ पे 2 और फिर 3 और 4 और 5 और यहाँ पे 0। और जो वैल्यूज़ आई थी वो दोबारा मैं लिख लेता हूँ जी। तो वैल्यूज़ क्या क्या आई थी हमारे पास वैल्यू एक 1 आई थी, यहाँ पे हमारे पास 1 आया था, यहाँ पे हमारे पास 5 आया था, यहाँ पे हमारे पास -6 आया था, यहाँ पे 0 था, और यहाँ पर हमारे पास 5 आया था। ठीक है जी, यही मैंने बाकी कैलकुलेशन हटा दी हैं, सिर्फ वो जो कॉलम है वो लिख लिया है। जब आपका राउथ स्टेबिलिटी का पूरा सिस्टम, पूरा टेबल बन जाए, पूरी आपकी वैल्यूज़ आ जाएं, तो फिर इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है आपके पास। ये क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है जी? अब आपके पास सिर्फ फर्स्ट कॉलम को आपने देखना है। फर्स्ट कॉलम में राउथ स्टेबिलिटी चेक करने के लिए आपको क्या ज़रूरत है? आपको ज़रूरत है कि हाउ मैनी नंबर ऑफ साइन चेंजेस आर देयर। ठीक है, यू नीड टू लुक फॉर द नंबर ऑफ साइन चेंज। ठीक है, नंबर ऑफ साइन चेंजेस इन फर्स्ट कॉलम। ठीक है, फर्स्ट कॉलम में जो भी नंबर ऑफ साइन चेंज हो रहे हैं, जितने भी, वो देखने हैं हमने इन फर्स्ट कॉलम। ठीक है, फर्स्ट कॉलम में देखिए जी, फर्स्ट कॉलम में क्या क्या साइन चेंज हो रहे हैं। प्लस है यहाँ पे, ये भी प्लस है, तो कोई साइन चेंज नहीं हुआ। प्लस इज प्लस, मतलब प्लस के बाद भी प्लस ही आया, फिर प्लस के बाद फिर प्लस आया, तो देर इज़ नो साइन चेंज। यहाँ पे क्या है जी? प्लस के बाद माइनस आ गया। ठीक है, तो उसके बाद माइनस के बाद फिर प्लस हो गया। ठीक है, तो अगर आप देखें तो ये साइन चेंजेस आपको नज़र आ रहे हैं। तो आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इसमें एक साइन चेंज है,
ठीक है, फर्स्ट कॉलम में जो नंबर ऑफ साइन चेंज की मैं बात कर रहा हूँ, आप में से कुछ लोग कह रहे होंगे कि सर 1 टाइम साइन चेंज हुआ है। ठीक है, कुछ लोग कहेंगे कि नहीं 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 सर, 2 टाइम साइन चेंज हुआ है। जी, जो कह रहे हैं 2 टाइम साइन चेंज हुआ है वो ठीक कह रहे हैं। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि 1 टाइम साइन चेंज हुआ है, तो वो भी किस लिहाज से सोच रहे हैं, लेट मी एक्सप्लेन इट। यहाँ से प्लस से ये माइनस हुआ है। जो लोग ये कह रहे हैं 1 साइन चेंज है, वो कह रहे हैं कि सर ये प्लस, पहले भी तो प्लस था, अब प्लस है। तो चेंज ऑफ साइन तो एक ही दफ़ा आया ना, प्लस से -1 हुआ। लेकिन असल में ये बात नहीं है। असल में बात ये है कि ये प्लस है, ये माइनस हुआ, माइनस से ये फिर प्लस हो रहा है। ठीक है, तो देर आर 2 साइन चेंजेस। ठीक है, माइनस, पहले प्लस से माइनस हुआ, फिर माइनस से प्लस मौजूद है। ठीक है, इन 2 साइन चेंजेस से आपके पास पता चल गया कि आपके सिस्टम नॉर्मली, हमें ये पता चल जाता है जितने नंबर ऑफ साइन चेंज हो उतने रूट्स आपके सिस्टम के राइट हैंड साइड पे होंगे। और अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि अगर रूट जो है वो राइट हैंड साइड पे चला जाए तो आपका सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है। ठीक है, हम क्योंकि स्टेबिलिटी मालूम करना चाह रहे थे, तो हमें इससे गर्ज नहीं है कि कितने रूट्स राइट हैंड साइड पर हैं। जितने भी हों, एक भी साइन चेंज आ गया तो इसका मतलब है सिस्टम जो है वो अनस्टेबल है। तो हम एक बड़े क्लियर कट कह देते हैं कि जी सिस्टम जो है वो अनस्टेबल है। तो बाकी अगर आपने चेक करना है कितने रूट्स राइट हैंड साइड पे होंगे, तो आगे चल के हम ये देख लेते हैं कि कितने नंबर ऑफ साइन चेंजेस हैं। ठीक है, अगर आप देखें तो राउट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया आपको क्या बता रहा है, ये जो s⁴ की एक पोलिनोमियल लिखी हुई थी, विदाउट सॉल्विंग दैट पोलिनोमियल यू एक्चुअली गेट टू नो कि आपके सिस्टम के कितने रूट्स जो हैं वो राइट हैंड साइड पे हैं, या आपका सिस्टम स्टेबल है या नहीं है। ठीक है, इसकी और भी बहुत सारी एप्लीकेशन है, वो हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इस बात के साथ फिर इंशाल्लाह हम जो है अपना लेक्चर कंक्लूड करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है वो हम सीखे कुछ स्पेशल केसेस हैं जो आएंगे हमारे पास डिफरेंट डेरिवेशंस या डिफरेंट प्रॉब्लम्स में, उनको हम डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह राउट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया को आगे बढ़ाएंगे। आपकी तरफ पे कोई क्वेश्चन होगा आप मुझसे पूछ सकते हैं। लाइव सेशन अगर आप लोगों को क्वेश्चन आंसर का चाहिए तो वो भी हम कंडक्ट करवा सकते हैं। प्लीज़ रिस्पॉन्ड टू योर CR, ताकि वो जो है वो एक म्यूचुअल टाइम कंसेंसस के साथ आप लोगों के साथ टाई अप कर ले और फिर मुझे बता दें, तो हम उसके हिसाब से फिर अपना लाइव सेशन जो है वो क्वेश्चन आंसर का कंडक्ट कर लेंगे। विद दिस थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।